अब हम बताएंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण रहे हैं। पहला है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। सोवियत संघ था वो जो उसके नागरिक थे उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकामयाब रहा, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। नंबर 2 है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। जो सोवियत प्रणाली थी उस पर नौकरशाही का शिकंजा, यानी जो ऑफिसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो आम जनता पर अत्याचार ढा रहे थे और साम्यवादी शासन पर उनका ही शिकंजा था। एक तरफ से उन्हीं का अधिकार था, तो जनता इस चीज से परेशान थी और सोवियत शासन प्रणाली का अंत हुआ। नंबर 3 कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। अब पूरी तरह से साम्यवादी शासन प्रणाली पर कम्युनिस्टों का अंकुश था। किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य समूह को कोई अधिकार नहीं थे। नंबर 4 संसाधनों का अधिकतम उपयोग। परमाणु हथियारों का जितने संसाधन सोवियत संघ में थे उन सभी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा रहा था। आम जनता को इस चीज से बड़ा दुख हुआ कि उनकी बेहतरी के लिए इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। जो प्रौद्योगिकी थी, टेक्निक थी, उसमें जो साम्यवादी या सोवियत प्रणाली थी या सोवियत संघ था वो पूरी तरह से पिछड़ चुका था और पूंजीवादी व्यवस्था ने प्रौद्योगिकी में अपनी बढ़त बनाई हुई थी। नेक्स्ट है छठा, रूस की प्रमुखता। सभी सोवियत संघ के सभी देशों में रूस प्रमुख भूमिका निभा रहा था। अब अकेले जब कोई देश प्रमुख भूमिका निभाए तो अन्य देशों को इस चीज से भारी दुख होता है और वो अपनी आजादी चाहते हैं। अगला है गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार किए गए उनका विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका विरोध किया कि अगर जनता को इस प्रकार से सुविधाएं दी गई तो वे किसी भी तरह से शासक या सरकार या राज्य के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई और उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी, उपभोग की जो वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई और यहाँ तक कि खाद्यान्न की भी कमी हो गई जिसे बाहर से मंगवाया गया। ये सब कारण थे यहाँ पर हमारे सोवियत प्रणाली के विघटन के। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बाद कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे। किसी भी चीज के विघटन के बाद उसके परिणाम तो सामने आते ही हैं। तो इसके परिणाम थे शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। जो 1945 से शीत युद्ध शुरू हो रहा था और 1990 में उसका अंत हो गया शीत युद्ध का। तो हमारा जो ये सोवियत प्रणाली खत्म हुई, समाजवादी जो प्रणाली खत्म हुई, उसके खत्म होते ही शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि ये विचारधाराओं का टकराव था और जब दो विचारधाराओं में से एक विचारधारा समाप्त हो गई तो दूसरी विचारधारा अपने आप वर्चस्व में आ गई। दूसरा है हमारा अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ कि जब दो विचारधाराएं थी बराबर मुकाबले पर, एक विचारधारा का खात्मा हो गया तो दूसरी विचारधारा का अपने आप वर्चस्व हो गया। तीसरा है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जब सोवियत संघ था, जब तक उसमें साम्यवादी शासन प्रणाली थी, विघटन नहीं हुआ था, तब भी रूस उसकी अगुवाई करता था। इसी जलन से बाकी देश स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। जो सोवियत संघ को कार्य निभाने थे, कार्य करने थे, वो भी रूस को करने पड़े और जो सोवियत संघ को मिलना था, कोई फायदा होना था, वो भी बाद में रूस को हुआ।
नेक्स्ट है समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि ये विचारधारा लंबे समय तक नहीं चल पाई और इसका खात्मा होने पर इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये विचारधारा आखिर क्यों खत्म हुई और पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। आज अमेरिका ऐसा अकेला देश है जिसका विश्व में वर्चस्व है और उसका वर्चस्व उसकी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बाद हम शोक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। शोक थेरेपी क्या है? शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जिस प्रकार एक कुम्हार मटके को बनाते समय अंदर से उसको सहारा देकर बाहर चोट मारता है, उसी प्रकार से ये प्रणाली भी थी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शोक थेरेपी कहा गया। शोक थेरेपी की कुछ मुख्य विशेषताएं भी रही हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। शोक थेरेपी की मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर 1, मलकियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। इसकी पहली विशेषता यह है कि जो मालिकाना हक है वो निजी स्वामित्व में होना चाहिए। जब तक कोई प्रॉपर्टी हमारी निजी नहीं हो जाती, हम उसकी देखभाल, उसके ऊपर कार्य अच्छे से नहीं करते, क्योंकि उसका जो लाभ है वो सभी को मिलना है। लेकिन अगर उसका लाभ हमें मिले तो हम उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं, क्योंकि मानव जो है वो थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचता है। नंबर 2, राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया, कि जो संपदा राज्य के पास थी, साम्यवादी शासन प्रणाली में पूरी संपदा पर राज्य का अधिकार था, अब उसका निजीकरण कर दिया गया, क्योंकि साम्यवादी या समाजवादी शासन प्रणाली खत्म हो चुकी थी। नंबर 3, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। जो बड़े बड़े खेत थे, जोते थी, समूह में काम होता था, वहां पर जिन लोगों को जितना अनाज मिलता था, काम जितना करते थे उसके हिसाब से उस पर कोई फर्क नहीं होता था। सामूहिक फार्मों में सभी मिलकर काम करते थे और उन्हें उनके हिस्से का दे दिया जाता था। तब जब साम्यवादी शासन प्रणाली खत्म हो गई तो पूंजीवादी व्यवस्था घर कर गई, उसमें सामूहिक फार्मों की जगह निजी फार्मों ने ले ली। अगला है मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाना। मुक्त व्यापार व्यवस्था में यह है कि हम किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, किसी भी देश को अपने देश में व्यापार करने की छूट दे दी जाती है, जिससे कि हमारा आयात निर्यात बाधित न हो और अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़े। अगला है हमारा मुद्राओं के आपसी परिवर्तनीयता। जब हम मुक्त व्यापार को करने की सलाह दे देते हैं, मुक्त व्यापार को हम मंजूरी दे देते हैं, तो हमें जो मुद्राएं हैं उन्हें परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि जब एक मुद्रा दूसरे देश में काम नहीं करेगी तो हम व्यापार नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये हमारे शोक थेरेपी की विशेषताएं हैं, जिनके कारण से शोक थेरेपी बहुत ज्यादा अपना वर्चस्व जमा पाई, अर्थात इसका महत्व बहुत ज्यादा हुआ। अगला है हमारा शोक थेरेपी के कुछ परिणाम, कि शोक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, क्योंकि हर किसी चीज की, हर किसी व्यवस्था का, हर किसी का परिणाम होता है। युद्ध का भी परिणाम होता है, किसी प्रणाली का भी परिणाम होता है, हम कोई नई चीज करते हैं उसका भी परिणाम होता है। तो शोक थेरेपी के भी कुछ परिणाम थे, जिन्हें विस्तृत रूप से हम यहाँ पढ़ेंगे। शोक थेरेपी के परिणाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमराया।
कि जो रूस था उसका औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। उन्हें औने पौने भाव में निजी हाथों में सौंपा गया। नंबर 2, रूसी मुद्रा जो थी रूबल, उसमें गिरावट आई। नंबर 3, 99% उद्योगों को निजी हाथों में कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। औने पौने भाव में, अर्थात जितना मिला उतने भाव में इनको उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया। अगला है आर्थिक विषमता बढ़ी। जब निजी हाथों में उद्योग धंधे चले गए, अब तक साम्यवादी शासन में सभी का बराबर का हिस्सा था, समाज पूरी तरह से समान था, सरकार का या राज्य का सभी संसाधनों पर अधिकार था। लेकिन अब जो उद्योग धंधे थे, अमीर लोग उसमें फायदा उठा गए। उन्होंने कम पैसों में उद्योग धंधों को खरीद लिया और पूंजीवादी व्यवस्था अपनाकर वो पूंजीपति हो गए और गरीब वर्ग और नीचे आ गया। उन दोनों का हाशिया बढ़ गया। कमजोर खाद्यान्न संकट हो गया। इसके बाद जो खाद्यान्न था, क्योंकि जो खेती सामूहिक रूप से की जाती थी, अब वो निजी हाथों में आ गई और निजी हाथों में आने पर व्यक्ति खाद्यान्न की बजाय अन्य फसलों पर जोर देते थे जो कि नकदी थी, यानी जिसे बाजार में बेचा जा सके, अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। निजी हाथों में जाने के बाद खेती में खाद्यान्न की फसल न बोई गई और नकदी फसलें बोई गई, जिनसे ज्यादा फायदा हो। नंबर 6, कमजोर संसद और राष्ट्रपति की अधिक शक्तियां। जो संसद थी वो कमजोर हो गई और राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां थी वो ज्यादा बढ़ गई। इससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया। यहाँ पर हम इसमें बता रहे हैं कि सत्ता के दो ध्रुवीयता का अंत इस प्रकार से हुआ। अब हम पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंधों के बारे में जानकारी लेंगे। जो पूर्व साम्यवादी देश थे और भारत था, उनमें शुरू से ही दोस्ती का रिश्ता रहा है। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे रहे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राजकुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था, क्योंकि अगर विश्व एक ध्रुवीय होता है तो उसका वर्चस्व बाकी देशों पर होता है और दूसरे देश अपना विकास नहीं कर पाते। इसलिए रूस और भारत चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, जिसमें किसी एक ध्रुव का वर्चस्व न हो और सभी देश अपना अपना विकास कर सकें। बहुध्रुवीय विश्व में इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। इस प्रकार से द्विध्रुवीयता यानी जो हमारी
आवश्यकता निभा रहे हैं। ओके, थैंक्स।